Hello students, here our next lecture of class 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी। ठीक है, चैप्टर हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हमने स्टार्ट किया हुआ था। और इस चैप्टर में हमने पढ़ा था बेसिस ऑफ हेरिडिटी की बात करी थी। हमने कहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिस ऑफ हेरिडिटी, फर्स्ट वन इज फिजिकल बेसिस एंड सेकंड वन इज केमिकल बेसिस। तो फिजिकल बेसिस में गैमेट्स फॉर्म आते हैं फिजिकल बेसिस में, और केमिकल बेसिस में हमने बात करी थी जीन्स की, क्रोमोसोम्स की, डीएनए, और डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, हमने बात करा था। और साथ ही साथ मेंडल की लाइफ के बारे में हमने जाना था, मेंडल की लाइफ हिस्ट्री हमने पढ़ी थी। मेंडल कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के वो थे, और मेंडल ने कैसे पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, कौन कौन से कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे, और गार्डन पी जो कि एडेबल पी होता है, और पाइसम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम होता है, हमने ये पढ़ा था। और साथ ही साथ कैरेक्टर हमने कहा था कि स्टेम की हाइट के बेसिस पे उन्होंने बात करी थी। फ्लावर कलर, पोजिशन, पॉट शेप, पॉट कलर, शीट शेप, शीट कलर के बेसिस पे उन्होंने बात करी थी। और दो चीज़ें मेनली उन्होंने डिस्क्राइब करी थी, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो कि किसी पे हावी हो जाता है, खुद को शो करता है। रेसेसिव कैरेक्टर वो कैरेक्टर जो खुद को शो नहीं कर पाता है। आई होप आप लोग भूले नहीं है, याद है आपको। 10th में भी हम पढ़ के आ चुके हैं, 12th में भी लास्ट लेक्चर में हमने यही लास्ट एक दो लेक्चर्स पहले हमने यही बात करी थी। तो डोमिनेंट में हमेशा जो कैरेक्टर डोमिनेंट होता है वो टॉल उन्होंने कहा, और टॉल और शॉर्ट में टॉल, वॉयलेट एंड वाइट में हमेशा वॉयलेट, और एक्सियल एंड टर्मिनल में हमेशा एक्सियल डोमिनेंट रहेगा, और इन फ्लैट और इन सर्कल में हमेशा फ्लैट, इन फ्लैट वाला जो होगा वो हमेशा डोमिनेंट रहेगा। ग्रीन कलर येलो कलर के ऊपर डोमिनेंट रहेगा, राउंड रिंकल के ऊपर डोमिनेंट रहेगा, येलो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट रहेगा। हमने ये पढ़ा था, और यही सेम 7 कैरेक्टर मेंडल ने लिए थे। मेंडल ने, और ये उन्होंने एक ही प्लांट पे किया था, पी प्लांट पे, जो कि और बहुत सारी, ऐसा नहीं कि एक बार किया और उसके बाद उन्होंने रिजल्ट दे दिया, तो बहुत सारी जनरेशन में उसकी स्टडी उन्होंने करी, और उसके बाद उनके ये लॉज निकल के आए। उसके बाद हमने पढ़ा कि मेंडल ने कुछ लॉ दिए थे। जब मेंडल इनकी स्टडी कर रहे थे तो मेंडल ने इनके बारे में बताया था, मेंडल ने इनके लॉज दिए थे, और मेंडल ने बताया था कि कैसे अलग अलग टाइप से वो काम करते हैं। कैसे, जैसे मेंडल ने बोला था एक पुनेट स्क्वायर होता है, स्क्वायर ये होता है नॉर्मली पुनेट स्क्वायर, स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना। तो मेंडल ने सबसे पहले बोला था कि अगर वन जीन की बात, हमने वन जीन इनहेरिटेंस की हम बात करें, एक जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, अगर इसकी हम बात करते हैं, तो उसमें मेंडल ने एक टर्म दिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक कैरेक्टर को एक बार में, हालांकि एक बार में एक कैरेक्टर जाता नहीं है, कैरेक्टर सारे के सारे जाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें जो जायगोट बन रहा है, ऐसा थोड़ी कि एक महीने एक कैरेक्टर, दूसरे महीने दूसरा, तीसरे महीने तीसरा कैरेक्टर आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। जब जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है उसी टाइम पे सारे के सारे कैरेक्टर्स उस डीएनए के साथ आ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट में, पी प्लांट में भी था, तो सारे के सारे कैरेक्टर आ तो चुके थे, लेकिन हमारे समझने के लिए इजी हो, या मेंडल ने खुद के समझने के लिए इजी हो, इसलिए पहले एक कैरेक्टर की उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा कि मैं ये देखता हूँ कि एक बार में एक कैरेक्टर जा रहा है, और कैसे जा रहा है, उसमें डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है, मैं इसको जानता हूँ। उन्होंने ये कहा। तो उस टर्म में उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं हाइट के बेसिस पे ले लूँ, तो उन्होंने स्टेम हाइट की बात करी। उन्होंने कहा कि एक प्योर टॉल है जिसमें कि कैपिटल टी, अब इसे प्योर टॉल क्यों कहा, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं, आपको पता है। और दूसरा ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ का जब इन्होंने क्रॉस कराया, तो लेकिन सरप्राइजिंगली उन्हें दिखा क्या, फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने देखा कि सारे के सारे टॉल ही मिले। मतलब कि एक पेरेंट था बहुत ही लंबा, दूसरा पेरेंट था बहुत छोटा, लेकिन जो उनकी ऑफस्प्रिंग पैदा हुई वो लंबी हुई, सबके सब लंबे। ठीक है, अब वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था कि अरे दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर गया कहाँ। जब हम ये पढ़ते हैं कि दोनों ही कैरेक्टर, दोनों ही पेरेंट से 50-50% कैरेक्टर जब आते हैं, हम तो यही पढ़ते हैं ना दोनों पेरेंट से, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस टाइम पे ये सारी चीजें भी हमें नहीं पता थी। तो फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि जितने भी, ऐसे नहीं कि एक ही मिला था, टी 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 बहुत सारे ऐसे मिले थे, तो उन्होंने इन दोनों के बीच में ही क्रॉस करा दिया। जब इन दोनों के बीच में ही उन्होंने क्रॉस कराया, तो उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन, यानी कि दूसरी जनरेशन जो है, दूसरी जनरेशन में टॉल भी मिल रहे हैं, ड्वार्फ भी मिल रहे हैं, सभी मिल रहे हैं 3:1। इनका फिनोटिपिक, फिनोटिपिक यानी कि फिजिकल जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, वो रेशियो 3:1 था। और जीनोटिपिक रेशियो यानी कि जीन्स के थ्रू, जैसे ये है दो टॉल हैं, तो जीनोटिपिक रेशियो में 2 कैपिटल टी है, 1 कैपिटल टी ये है, तो इसको 1 लिख दिया। एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, 2 ये हैं, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, और 1
स्मॉल टी वाला पेयर हमारे पास है, तो इसे 1:2:1 हमने इसे कह दिया। यानी कि फिनोटिपिक रेशियो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें जो फिनोटिपिक रेशियो मिला था वो 1:2:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो जो मिला था वो 3:1 मिला। और मेंडल ने एक चीज और बताई कि मेंडल ने कहा कि कभी भी हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इंटरमीडिएट हाइट है। उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट हाइट जैसा कुछ होता ही नहीं है अकॉर्डिंग टू मेंडल, ठीक है। उन्होंने कहा कि या तो टॉल ही होगा या डॉफ ही होगा, इंटरमीडिएट हाइट कोई नहीं होगी या इंटरमीडिएट कैरेक्टर कोई नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मेंडल ने इस चीज को देख के मेंडल ने कहा कि कुछ तो ऐसी बात है या इन प्लांट्स में या इन जनरेशन में जो ये हमारे पास जो इनके फैक्टर, उन्होंने कहा कि कुछ तो ऐसे फैक्टर हैं प्लांट की बॉडी में, पी प्लांट में कुछ तो ऐसे फैक्टर हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन में तो शो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में आते आते वो खुद को शो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट है। बाद में 1909 में एक जॉनसन नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने इन फैक्टर्स को, जिनको कि मेंडल ने जीन कहा था, इन फैक्टर्स को उन्होंने मेंडल ने इन्हें फैक्टर कहा था, जॉनसन ने 1909 में आके इन्हें जीन नेम दे दिया, ठीक है। तो यहीं से आगे बढ़ा फर्स्ट लॉ जो कि मेंडल का बहुत ज्यादा अभी तक भी माना जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये लॉ बताता है कि कैसे जो पेयर में काम करने वाले जो फैक्टर होते हैं, जैसे कि हाइट के लिए ही हमने बात करा, ये टॉल हाइट के लिए है, ये डॉफ हाइट के लिए है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में हमें जो दिखा वो टॉल हाइट दिखा। तो डोमिनेंस मींस कि मेंडल ने बताया कि कैसे पेयर में काम करने वाले जो फैक्टर होते हैं, एक जो कैरेक्टर होता है उसमें से एक डोमिनेंट, एक एलील डोमिनेंट और दूसरा रेसेसिव होता है, और जो डोमिनेंट होता है वो खुद को शो कर देता है और जो रेसेसिव होता है वो खुद को रिप्रेजेंट या शो नहीं कर पाता है। तो इसे ही क्या कहा गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया। फिर दूसरा आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मीन्स होता है अलग होना। तो मेंडल ने कहा कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ही जो एलील्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। यस ऑफ कोर्स अलग होते हैं, हमें पता है कि ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो इस टी और टी में से सिर्फ एक टी ही आएगा, इस टी और इस टी में से सिर्फ एक टी ही आएगा। तो यही हो गया क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसे कहा गया। और इसके बाद एक और लॉ था, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट एंड स्पोर। तो इसका थोड़ा ये भी ऐसे ही था, एक लॉ और दिया गया, लेकिन मेन जो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी इसे हम कह सकते हैं, इसी को कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद जो हाँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे हमें बताया गया कि ऐसे होता है। उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट आया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट में बताया गया कि कोई भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था ये क्या, डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, ठीक है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, अभी तक तो एक ही जीन के इनहेरिटेंस की हमने बात करी, सिर्फ हाइट वाले जीन की बात कर रहे थे, लेकिन अब मेंडल ने कहा कि चलिए देखते हैं कि 2 जीन का जब हम यूज करते हैं तो तब क्या होता है, ठीक है। अगर हम 2 जीन्स को यूज करेंगे तो क्या जो रिजल्ट होगा वो चेंज हो जाएगा या वैसे ही आएगा, ठीक है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 कलर लिए, एक तो येलो कलर लिया और दूसरा ग्रीन कलर लिया, जिसमें कि येलो डोमिनेंट होता है, उन्हें पता था ऑलरेडी, और ग्रीन रेसेसिव होगा। और शेप लिया, 2 बेसिस पे उन्होंने लिया, कलर और शेप के बेसिस पे, ठीक है। तो शेप उन्होंने लिया राउंड और रिंकल, राउंड हमेशा डोमिनेंट और रिंकल हमेशा रेसेसिव। तो उन्होंने क्या किया, राउंड और येलो 2 कैरेक्टर, एक तो शेप है दूसरा कलर है, राउंड और येलो का क्रॉस करा दिया किसके साथ, रिंकल और ग्रीन प्लांट के साथ। तो उन्होंने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में राउंड येलो ही मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि दोनों ही डोमिनेंट है, राउंड भी डोमिनेंट है और येलो भी डोमिनेंट है। उन्होंने देखा कि मुझे तो यही कलर मिल रहे हैं, या फर्स्ट जनरेशन में जो पी प्लांट की है प्रोजेनी उसको ऐसी ही मिली, ठीक है। फिर उन्होंने वही किया जो पहले किया था, जो हमें F2 जनरेशन में मिला था, उसके गैमेट्स के क्या कर दिए, गैमेट बनाए और उन्हीं में पॉलिनेशन करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। सेल्फ पॉलिनेशन जब उन्होंने करवाया, कुछ इस तरीके से वो सेल्फ पॉलिनेशन कराया था, तो इसमें क्या मिला, ठीक वैसे ही वो भी काम कर रहा था 9:3:3:1 के फॉर्म में। अगर हम इसको वैसे देखें तो 3:1 3:1 ही तो हुआ ना। अगर हम मोनोहाइब्रिड के फॉर्म में देखते तो ऐसे ही तो आता, 3×3=9, 3×1=3, 3×1=3 एंड 1×1=1। तो 9:3:3:1 के फॉर्म में आया। और यहाँ से उन्होंने थर्ड लॉ बताया। थर्ड
थर्ड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि ये कहता है कि जब भी दो पेयर मीन्स कि जब भी दो जीन या दो से ज़्यादा जीन, भले ही 10 जीन, 100 जीन, 50 जीन, कितनी ही जीन आपस में ट्रांसफ़र हो रही हो, आपस में काम कर रही हो, कोई भी एक जीन दूसरे जीन पे कभी भी इफेक्ट नहीं डालेगी। येलो वाला कभी राउंड, ऐसा नहीं होगा कि ये डोमिनेंट हो रहा है तो हमेशा राउंड ही हो। आपने देखा होगा येलो के साथ रिंकल भी हो रहा है, रिंकल के साथ ग्रीन भी हो रहा है, रिंकल के साथ येलो भी हो रहा है, ठीक है। कभी भी एक जीन दूसरे जीन को रोकने की कोशिश नहीं करती है, या एक जीन दूसरे जीन पे कभी भी कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है। इंडिपेंडेंट, हर एक जीन इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो जब मेंडल ने ये सारी चीज़ें बताई तो बहुत कुछ हमें पता चला, मतलब कि इसीलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह गई थी, क्योंकि मेंडल की डेथ हो गई थी। तो लेकिन मेंडल पूरा नहीं कर पाए थे अपना एक्सपेरिमेंट। इवन उन्हें तो अभी भी उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि हम ये पढ़ रहे हैं, हम उनकी लॉ पढ़ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि वो पब्लिश ही नहीं कर पाए थे ना अपनी बुक, और वो इतने फेमस नहीं हो पाए थे। उनकी डेथ के बाद पता चला कि बाकी जो कलीग्स थे उनके, उन्होंने पढ़ा, उनके एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, देखा, और जब एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि हाँ, मेंडल तो बहुत बड़ी डिस्कवरी करके गए हैं, मेंडल तो बहुत कुछ बता के गए हैं ना। तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने पढ़नी है, जो कहीं कहीं पे कंफ्यूज करती हैं, कहीं कहीं पे मेंडल के लॉज फॉलो नहीं होते हैं, वो एक्सेप्शन कह सकते हैं, या पोस्ट मैंडल या आफ्टर जेनेटिक प्रिंसिपल डिस्कवर्ड आफ्टर मैंडल हम कह सकते हैं, या कौन से ऐसे जेनेटिक प्रिंसिपल थे जो कि मैंडल के बाद बताए गए जिनको मैंडल नहीं बता पाए, या डेविएशन फ्रॉम मैंडलिज्म भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है ना, जैसे मैंडल ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किया था जेनेटिक्स में, हमें पता है। हम नॉन मैंडलियन और कुछ चीज़ें लेकिन ऐसी थी कि डिस्कवर करनी मैंडल से रह गई थी, तो उनको हम कभी कभी नॉन मैंडेलियन जेनेटिक्स भी कह देते हैं। यानी कि क्योंकि जेनेटिक्स में ऑलमोस्ट जो कुछ भी है, जितना भी हम पढ़ते हैं, वो मैंडल की ही बदौलत पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ग्रेगर जॉन मैंडल अगर नहीं बताते तो शायद जो आगे डिस्कवरी हुई मैंडल के बाद वो भी नहीं हो पाती, क्योंकि बेस तो मैंडल तैयार करके गए हैं, और बेस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मैंडल हमें बता के गए हैं। लेकिन उसके बाद जो डिस्कवरीज हुई पोस्ट मैंडेलियन प्रिंसिपल या नॉन मैंडेलियन प्रिंसिपल के नाम से, या जेनेटिक्स के नाम से उनको जाना जाता है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, फिर इसमें एक वर्ड आया पोस्ट मैंडेलियन जेनेटिक्स में, एक वर्ड आता है, वो आता है जीन इंटरेक्शन, ठीक है। आज हमने स्टार्ट करना है नया टॉपिक, और वो नया टॉपिक है हमारा पोस्ट मैंडेलियन जेनेटिक्स। ओके, पोस्ट मैंडेलियन जेनेटिक्स में सबसे फर्स्ट टर्म हमने पढ़ना है जीन इंटरेक्शन। ओके, जीन इंटरेक्शन क्या होता है फिर, मीन्स कि जो मॉडिफिकेशन है ना किसी भी नॉर्मल फिनोटाइप, द मॉडिफिकेशन ऑफ द नॉर्मल फिनोटाइप ऑफ सर्टेन जीन बाय अदर जीन इज नोन एज जीन इंटरेक्शन। एक जीन में जो मॉडिफिकेशन आ रहा है, मतलब एक जीन के नॉर्मल फिनोटाइप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, नॉर्मली अगर हम बोलें तो एक जीन के फिनोटाइप में जो चेंज आ रहा है, किसकी वजह से, दूसरे जीन की वजह से, उसे ही हम जीन इंटरेक्शन बोल देंगे। मतलब कि दो जीन्स में कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हो रहा है, और उनके इंटरेक्शन की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और उसी को हम क्या बोल दे रहे हैं, जीन इंटरेक्शन। मीन्स इंटरेक्ट होना ना, आपस में जानना, बस वही है जीन इंटरेक्शन। अब ये जो जीन इंटरेक्शन है ये होते हैं दो टाइप के। इंटरेस्टिंग तो ये बनता है यहाँ से, ठीक है। ये जीन इंटरेक्शन होते हैं दो टाइप के। फर्स्ट तो होता है हमारा इंट्राजेनिक और इंटर एलिलिक, इसी को इंटर एलिलिक भी कहा जाता है। ओके, सेकंड वन इज, ये इंट्रा था, ये है इंटरजीनिक और नॉन एलिलिक। ओके,
जीन इंटरेक्शन जहाँ पे दो जीन आपस में इंटरेक्ट हो रही हैं और कुछ फिनोटाइप को वो चेंज कर दे रही है, ठीक है। फर्स्ट दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इंट्राजीनिक और इंटर एलिलिक, इंटरजीनिक और नॉन एलिलिक, ठीक है, दो टाइप के ये हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंटरजीनिक से, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सॉरी इंट्राजीनिक से स्टार्ट करते हैं, या इंटर एलिलिक जहां पे एलील की भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या है, these interaction occur between the two alleles of same gene। ये सेम जीन के दो एलील का मतलब क्या है, जैसे हमने हाइट की बात करी, हाइट के लिए दो एलील क्या होते हैं इसके, एक कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, है तो एक कैपिटल और एक स्मॉल ही ना, मेन क्या दिख रहा है हमें, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो वही यहाँ पे वो बोला गया, ठीक है। सेम जीन के द इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन टू एलील्स ऑफ द सेम जीन, सेम जीन के जो दो एलील है, एक एलील ये एक एलील ये एक एलील ये एक एलील ये, है ना। तो सेम जीन के जो दो एलील हैं तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन है टू प्रोड्यूस अ फिनोटाइप डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल डोमिनेंट, तो ये नॉर्मल डोमिनेंट से अलग तरीके का कुछ कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। तो कुछ अलग तरीके का कैरेक्टर वो शो कर देता है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने तो हाइट के बेसिस पे पढ़ा, हमने उसमें वही आ रहा था डोमिनेंट रेसेसिव, टॉल या शॉर्ट आ रहा था, है ना। तो यही पोस्ट मेंडेलियन है, ठीक है, यही है एक इंटरेक्शन जिसमें कि दो जीन आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो दीज इंटरेक्शन अकर बिटवीन द टू एलील्स ऑफ सेम जीन टू प्रोड्यूस अ फिनोटाइप डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल डोमिनेंट फिनोटाइप। डिफरेंट नॉर्मल डोमिनेंट रेसेसिव फिनोटाइप से अलग टाइप का एक फिनोमिना शो हो रहा है, एक अलग टाइप का फिनोटाइप शो हो रहा है, कब, जब एक ही जीन के दो अलग अलग एलील आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब आया ना समझ में, एक ही जीन के, ये एक जीन है, इसी के दो एलील्स आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो नॉर्मल डोमिनेंट रेसेसिव नहीं बन रहा है, जैसे टी 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 ये बनता तो ये ड्वार्फ बनता, मींस कि ये रेसेसिव होता है, ये डोमिनेंट होता, ये कैरेक्टर तो नॉर्मल कैरेक्टर हो गया, लेकिन इस नॉर्मल के अलावा भी कुछ बन रहा है, तो उसे इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन हमने कह दिया, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि ऐसा डोमिनेंस जो कंप्लीट नहीं हो पाया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस कहते ही आपको शायद मेरे ख्याल से 10th में बताया हुआ मेरा एग्जाम्पल याद आ गया होगा, है ना। थर्ड एक और होता है इसका एग्जाम्पल, मल्टीपल एलील्स, ओके, ये हो गया। दूसरा इंटरजीनिक और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन क्या होता है, अब ये वो इंटरेक्शन होते हैं, दीज इंटरेक्शन अकर बिटवीन द एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन। इसमें क्या आता है, इसमें तो सेम जीन, इंट्रा मीन्स होता है सेम, ठीक है, सेम जीन में आया, सेम जीन के फिनोटाइप, सेम जीन में जब इंटरेक्शन हुआ तो फिनोटाइप चेंज हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं दीज इंटरेक्शन अकर बिटवीन द एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन। अब अगर हम देखें तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट तो कहता है कि दो जीन आपस में इंटरेक्ट नहीं होंगे, है ना, लेकिन ये पोस्ट मेंडेलियन, इसीलिए तो पोस्ट मेंडेलियन है ना। तो दीज इंटरेक्शन अकर, और ऐसा नहीं कि ये गलत है, हम ये पढ़ रहे हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये सही है, ये अपनी जगह सही है, और पोस्ट मेंडेलियन वाला अपनी जगह सही है। एक्सेप्शन हम पढ़ते हैं, ये एक्सेप्शन के फॉर्म में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो दीज इंटरेक्शंस अकर बिटवीन द एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम, लेकिन क्रोमोसोम्स सेम भी हो सकता है और अलग अलग, क्योंकि एक क्रोमोसोम्स में ही तो बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट रहती है ना, थाउजेंड्स अमाउंट में सेम जीन प्रेजेंट रहती है, तो ये सेम जीन, ये जीन्स सेम क्रोमोसोम में भी प्रेजेंट रह सकती हैं, दूसरे क्रोमोसोम के साथ भी इनका इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम टू चेंज द नॉर्मल फिनोटाइप, ये एक टाइप का ऐसा इंटरेक्शन है किसके बीच में, अलग अलग जीन्स के एलील्स के बीच में, या सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट अलग अलग जीन है, या अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट अलग अलग जीन है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उनके इंटरेक्शंस की वजह से जो नॉर्मल फिनोटाइप होता है वो अल्टर हो जाता है या वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये जो फैमिलियर जीन इंटरेक्शन है वो इंक्लूड करता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। अभी ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन,
दूसरा एग्जाम्पल है इसका सप्लीमेंट्री जीन। थर्ड है पॉलीजीन्स। फोर्थ है इपिस्टेटिस। फिफ्थ है पैलियोट्रोपी, PLEIOTROPY, पैलियोट्रोपी। और नेक्स्ट है लीथल जीन्स। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, इंटरजीनिक और नॉन एलिलिक के और इंट्राजेनिक के इतने एग्जाम्पल हमने पढ़ने थे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्राजेनिक और इंटर एलिलिक जीन इंटरेक्शन से, जहाँ पे फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग आपको ये लगेगा, बहुत अच्छा टॉपिक हमारा अभी आया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आप एक एग्जाम्पल देखते ही समझ आ जाएगा आपको, एक जैसे ही मैं एक एग्जाम्पल दूंगी आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है और इसे ब्लेंडेड इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। ब्लेंडेड मीन्स मिक्स हो जाना ना, ब्लेंडेड इनहेरिटेंस। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा अगर मैं आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताऊं तो ये होता है, इट इज अ फिनोमिना इन विच फिनोटाइप ऑफ द FN हाइब्रिड, यानी कि FN जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग है, डू नॉट रिसेंबल एनी ऑफ द पेरेंट। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि, हाँ हाइट के लिए ले लेती हूँ, मैंने बोला कि एक टॉल पेरेंट था, एक शॉर्ट, एक ड्वार्फ था। आज तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, टॉल और ड्वार्फ में हमने क्रॉस कराया तो हमें जो प्रोजेनी मिली फर्स्ट जनरेशन में टॉल 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 ही मिली FN जनरेशन में। लेकिन जब आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ पता है, टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस कराया, ना ही टॉल ना ही ड्वार्फ, इंटरमीडिएट हाइट, जबकि मेंडल ने इसे मना कर दिया था, एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें FN हाइब्रिड या FN हाइब्रिड जो ऑफस्प्रिंग होता है वो दोनों ही पेरेंट्स में से किसी की तरह भी सिमिलर नहीं होता है। लेकिन अभी भी मेंडल गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। जैसे ही इनका क्रॉस, फिर जो इंटरमीडिएट वाले हैं इनका आपस में क्रॉस कराया तो फिर वही चीजें आई जो मेंडल ने बताई थी, है ना। लेकिन अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों कहा, फिर इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसलिए कहा गया क्योंकि ना ही आप उसे टॉल कह सकते हो ना ही आप उसे डॉर्फ कह सकते हो। इंटरमीडिएट हाइट का है तो टॉल कैसे कहेंगे, और टॉल नहीं है तो डोमिनेंट कैसे कहोगे, इंटरमीडिएट हाइट का है तो ड्वार्फ कैसे कहोगे, और ड्वार्फ नहीं है तो रेसेसिव कैसे कहोगे, है ना। तो ना ही वो डोमिनेंट हो पाता है ना ही वो रेसेसिव हो पाता है, तो इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पाया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो FN हाइब्रिड्स होते हैं इनको इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस कहा जाता है, और ये इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लेंडेड और इंटरमीडिएट और मोज़ेक इनहेरिटेंस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये होता कैसे है, इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द डोमिनेंट कैरेक्टर और जीन इज नॉट इन अ पोजिशन टू कंप्लीटली सप्रेस द रेसेसिव वन। कंप्लीटली नहीं दबा पाया ना वो दूसरे के कैरेक्टर को, कंप्लीटली यानी कि रेसेसिव नहीं कर पाया, दूसरे वाले का जो कैरेक्टर है, ड्वार्फ वाले का जो कैरेक्टर है उसे नहीं हटा पाया। अगर उसके कैरेक्टर को सप्रेस कर पाता, दबा पाता, तो फिर टॉल ही होती ना, इंटरमीडिएट हाइट की होती। तो ये होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक ऐसा फिनोमिना, इट इज इसमें नोट्स में जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे इट इज अ फिनोमिना इन विच फिनोटाइप ऑफ द FN हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग do not resemble any of the parent but is an intermediate between the expression of two alleles in their homozygous state। ठीक है, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे तो फिनोटिपिक रेशियो मेंडल के रेशियो से डेविएट हो गया ना, फिर अलग अलग हो गया, बट द पेरेंटल कैरेक्टर रीअपेयर इन F2 जनरेशन। लेकिन जब F2 जनरेशन में देखा गया तो F2 जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में जो पेरेंटल कैरेक्टर्स थे वो दोबारा से अपेयर हो गए। अब इसमें बात करते हैं, एक होता है 4 o'clock प्लांट। ठीक है, उसे कहा जाता है, उसका ये एग्जाम्पल इसमें दिया जाता है 4 o'clock प्लांट का, जिसे मिराबिलिस जलापा कहा जाता है। ठीक है, 4 एग्जाम्पल इसका मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है। 4
ओ क्लॉक प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जलापा। ये क्या होता है ना, ये दो टाइप के फ्लावर होते हैं जो कि प्योर स्टेट में होते हैं, ठीक है। इसमें दो टाइप के फ्लावर होते हैं जो कि प्योर फॉर्म में होते हैं, और इसमें क्या होता है ना, एक तो होता है रेड फ्लावर और दूसरा इसमें क्रॉस कराया जाता है। इसकी दो स्पीसीज होती हैं, दो कलर वाली स्पीसीज या वेराइटी हम कह सकते हैं। एक होता है क्या, रेड कलर का, ये एक रेड कलर का होता है, और एक होता है वाइट कलर का, ठीक है। तो अब पोस्ट मेंडेलियन जो एक्सपेरिमेंट थे उसमें ये देखा गया कि चलिए चेक करते हैं। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहीं कहीं पे समझ आ रहा था कि जैसे गार्डन में ना लोग फ्लावर लगा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक जगह एक 4 o'clock प्लांट एक साइंटिस्ट ने लगाया हुआ था, ठीक है। साइंटिस्ट तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे फ्लावर गार्डन वगैरह से ही सारी चीज़ें सॉल्व कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर देते हैं। तो हुआ क्या कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा, उन्होंने एक फ्लावर लगाया था, यही 4 o'clock प्लांट लगाया था। उसकी दोनों वेराइटी उन्होंने लगाई हुई थी, रेड वाली भी और व्हाइट वाली भी, उन्हें दोनों ही कलर पसंद थे। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं इनके बीच में क्रॉस करा दूं, तो फिर देखता हूँ कि कौन सा नया प्लांट बनता है। या उन्होंने ऐसा भी नहीं सोचा, उसके बीज गिर गए या कुछ सेल्फ पॉलिनेशन उनमें हो गया होगा, या दोनों में पॉलिनेशन हुआ, या जो भी हुआ। तो हुआ क्या कि उन्होंने देखा कि उन्हीं रेड और व्हाइट फ्लावर के बीच में ना जो नए फ्लावर बने वो पिंक कलर के बने है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो उन्होंने देखा कि ये पिंक कहाँ से आया, पिंक का तो मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलिए ट्राई करते हैं। जब हम रेड और व्हाइट के बीच में क्रॉस कराते हैं तो अकॉर्डिंग टू मेंडल ने तो ये कहा कि भाई जो डोमिनेंट होगा वो आपको F1 जनरेशन में दिखेगा। अगर व्हाइट डोमिनेंट है तो व्हाइट दिखेगा, अगर रेड डोमिनेंट है तो आपको रेड दिखेगा, ठीक है। अब जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट निकल के आया कि एक इंटरमीडिएट कलर, अब देखिए रेड और व्हाइट कलर को आप मिक्स करते हैं तो क्या आता है, पिंक कलर ही तो आता है ना। कभी कलर निकालिए, कलर व्हाइट और पिंक कलर को मिक्स, सॉरी व्हाइट एंड रेड कलर को मिक्स कीजिए तो उसमें आपका क्या दिखाई देगा, आपको जो कलर नजर आएगा नया कलर, वो आपको पिंक कलर नजर आएगा। तो सेम ऐसा ही इस फ्लावर के साथ भी हुआ कि ना ही रेड उसमें कंप्लीट, ना ही रेड उसमें कलर आया और ना ही उसमें क्या आया, व्हाइट कलर आया। नाइदर रेड नॉर व्हाइट इज कंप्लीटली डोमिनेंट, ना ही रेड डोमिनेंट हो पाया, ना ही व्हाइट डोमिनेंट हो पाया, ना ही रेड रेसेसिव हो पाया, ना ही व्हाइट रेसेसिव हुआ। मतलब कि ना ही रेड इसके इफेक्ट को छुपा पाया, ना ये इसके इफेक्ट को छुपा पाया। हुआ क्या, दोनों मिक्स हो गए, ब्लैंड हो गए ना, दोनों मिक्स हो गए और एक नया कलर उन्होंने दे दिया, नए कलर का फ्लावर उन्होंने दे दिया पिंक कलर का, सो दैट बोथ कलर्स अपीयर इन द हाइब्रिड्स एज अ blend which is pink. This is obviously a contradiction of Mendel's assumption that no blending of characters takes place. तो ये एक मैंडल का एक एक्सेप्शन हम कह सकते हैं कि मैंडल ने तो कहा था कि कभी भी कोई भी कैरेक्टर मिक्स नहीं होते हैं आपस में, लेकिन 4 o'clock प्लांट में ये देखा गया। फिर ऐसे ही बाकी 2-3 फ्लावर और थे जिनमें कि ये देखा गया। एक फाउल था, उसमें भी ये देखा गया कि उसमें ब्लैक और वाइट कलर के शायद वो होते हैं, ब्लैक और वाइट कलर के होते हैं, और जब उनका क्रॉस कराया गया तो क्रॉस करवाने पे इनकी जो वेराइटीज थी वाइट और ब्लैक और ब्लू, नॉर्मली 3 होते हैं, लेकिन जो प्योर वाइट मेल का और प्योर ब्लैक फीमेल का क्रॉस कराया गया तो जो नई F1 जनरेशन मिली वो ब्लू कलर के साथ मिली थी। तो ऐसे ही 2-3 एग्जाम्पल देखे गए कि अरे ये तो मेंडल्स के लॉस को फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो ये इसको एक्सेप्शन में या पोस्ट मेंडेलियन प्रिंसिपल में फिर इनको इंक्लूड कर दिया गया। हालांकि अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेंडल के लॉ पे ही चल रही हैं, ठीक है। कभी भी हमारे आई का कलर बालों के कलर पे नहीं इफेक्ट डालता है, कभी भी हमारी जो हाइट है वो हेयर कलर से, या हेयर कर्ली है या हेयर स्ट्रेट है, उस पर असर नहीं करता है। तो हम मेंडल को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन पोस्ट मेंडेलियन प्रिंसिपल यहाँ पे उभर के आए, पोस्ट मेंडेलियन प्रिंसिपल यहाँ पे निकल के आए, ठीक है। तो आई थिंक इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसा डोमिनेंस होता है जो कंप्लीटली खुद को डोमिनेंट, कोई भी कैरेक्टर खुद को, कोई भी जीन खुद को कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं कर पाता है, तो उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहा जाता है। और इसकी जगह दोनों ही क्या हो जाते हैं,
मिक्स हो जाते हैं, और जब दोनों ही मिक्स हो जाते हैं तो उसे ब्लेंडेड इनहेरिटेंस भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्रॉस से क्या निकला, फिर इस क्रॉस से पहली चीज तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का पता चला, और दूसरा ये पता चला कि जो जीन्स था, जीन रेड एंड जीन वाइट जो कलर था, डू नॉट एक्चुअली मिक्स, दोनों मतलब हम मिक्स हुआ भी नहीं कह सकते हैं ना, मिक्स इन द एफ एंड पिंक हाइब्रिड एज बोथ द प्योर कैरेक्टर, क्योंकि दोनों प्योर कैरेक्टर थे। और अगर वो मिक्स हुआ होता ना, एफ एन जनरेशन में अगर ये मिक्स हुआ होता ना, तो जब नेक्स्ट जनरेशन में जब पिंक और पिंक का क्रॉस कराया ना, तो इसने व्हाइट और रेड दे दिए। अब मिक्स तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ नया जीन यहाँ पे को आया, या ये अगर हम आर डब्ल्यू डब्ल्यू से दिखाते हैं या स्मॉल आर से दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं हुआ, तो मीन्स कि कुछ तो हुआ, कुछ तो यहाँ पे चेंजेज आए, जिस वजह से यहाँ पे को ये नेक्स्ट जनरेशन में व्हाइट रेड और पिंक किसने शो कर दिया। मीन्स कि रेशियो फिर वही आया, 1:2:1 ही यहाँ पे को आया। ठीक है, रेशियो वही देखने को आया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये मिक्स हो गए होते, कंप्लीटली मिक्स हो गए होते, तो कभी भी इस जनरेशन में, F2 जनरेशन में फिर से वो अपने पेरेंट्स के जो कैरेक्टर हैं उसे रीअपेयर नहीं करते। इसीलिए हम मेंडल को गलत नहीं कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में तो एब्सोल्युटली वो गलत हो गया था, मेंडल का जो लॉ था, जहाँ पे बिल्कुल मिक्स, हमें लगा कि मिक्स हो गया। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में, F2 जनरेशन में, जब पेरेंट के कैरेक्टर दोबारा से रीअपेयर हुए, तो पता चला कि वो एक्चुअली मिक्स नहीं हुए थे। ठीक है, कंप्लीटली मिक्स नहीं हुए थे, क्योंकि अगर वो कंप्लीटली मिक्स हो गए होते तो कभी भी रिपेयर नहीं होते। और यहीं से साथ ही साथ एक चीज और पता चला कि पिंक के लिए कोई स्पेशल जीन तो है नहीं। ठीक है, कोई स्पेशल जीन होती तो वो कभी भी यहाँ आके व्हाइट और रेड में कन्वर्ट उसे नहीं होने देती। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता चली। और जो F2 जनरेशन की अगर बात करें, इस क्रॉस से जो F2 जनरेशन के बारे में पता चला, वो ये पता चला कि रेशियो हमेशा वही था, 1:2:1 ही आया। और जो फिनोटिपिक रेशियो था, लेकिन वो डिफर आ गया मेंडेलियन से, ये भी 1:2:1 ही आया। फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1, क्योंकि व्हाइट रेड पिंक और व्हाइट रेड पिंक आया, तो दोनों ही 1:2:1 आए। जबकि मेंडल वाले में 3:1 आता ना, रेड और व्हाइट आता, लेकिन यहाँ पे को 1:2:1 ही आया। ओके, और F2 जनरेशन में जो हाफ ऑफ द F2 जनरेशन शो FN जीनोटाइप इंस्टेड ऑफ 3/4 की जगह हाफ जनरेशन ने शो करा, हाफ F2 जनरेशन ने शो करा F1 के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो दूसरा एंडालूजियन फाउल एक है, इसी का एग्जाम्पल है, मुर्गी जैसा ये होता है। इसके नॉर्मली 3 होते हैं, या अगर हम 2 की बात करें, ब्लैक क्रॉस करवाया गया था एग्जाम्पल देखने के लिए, ब्लैक, प्योर ब्लैक और प्योर वाइट कलर के फाउल का क्रॉस कराया। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, तो यहाँ पे पता है जो FN जनरेशन आई वो कैसी आई, ब्लू कलर की। लेकिन फिर ब्लू और ब्लू का क्रॉस कराया, तो जब इनका क्रॉस कराया गया, तो फिर से ब्लैक, वाइट और ब्लू, ये 3, 1:2:1 कुछ इस तरीके से यहाँ पे को हमें देखने को मिला। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आए थे 2 पिंक आएंगे और 1 रेड। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे 2 ब्लू आएंगे, ब्लैक, ब्लू एंड वाइट। ठीक है, 1:2:1। तो इसमें भी यही हुआ कि जब भी 2 का क्रॉस कराया, 2 प्योर ब्लैक और वाइट का क्रॉस कराया, तो नया ब्लू कलर निकल के उसमें आया, ब्लू कलर की नई वैरायटी निकल के आई उसकी, और उससे ये पता चला। फिर दोबारा F2 जनरेशन में किया तो सेम चीज वही रिपीट हुई, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 ही आया। तो यहाँ से पता चला कि हाँ, कुछ नया तो हमें मिला है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसे कह दिया गया, तब जाके इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो समझ में आ गया होगा। तो इसका अगर हम क्रॉस दिखाएंगे अच्छे से, तो कैसे क्रॉस शो करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। वाइट और 4 o'clock प्लांट का हम क्रॉस दिखाते हैं। तो क्रॉस कीजिए, यहाँ पे लिख दिया हमने R, ये था रेड फ्लावर के लिए। ठीक है, इसका क्रॉस कर दिया स्मॉल r, जो कि वाइट होता है, और वाइट का अपना कोई पिगमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए वो वाइट होता है, कलरलेस भी इसे कहा जाता है।
वाइट फ्लावर। तो जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया गया तो गैमेट क्या बनेंगे, इसका आर बनेगा और इसका स्मॉल आर बना, और इन दोनों के फ्यूज़न करवाया तो ये बना। ठीक है, ये तो आता है हमको, है ना। अब ये थी हमारी F1 जनरेशन, जहाँ पे को हमें सारे के सारे पिंक मिले। ठीक है, अब पिंक तो मिले तो हमने कहा कि क्यों ना हम पिंक और पिंक का ही क्रॉस करा दें। इसी का हमने क्रॉस करा दिया तो हमारे पास गैमेट क्या बने, आर 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 और आर। रिजल्ट आर 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 आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो हमें ये क्या है, ये रेड है ना, और ये पिंक है और ये वाइट है, यानी कि रेड रेशियो पिंक रेशियो वाइट, 1:2:1। फिनोटिपिक एज वेल एज जीनोटिपिक, दोनों ही रेशियो 1:2:1 में हमें नजर आए। देखिए पूरा क्रॉस हमने ऐसे किया, उसके बाद जो रेशियो मिला हमें ऐसे मिला। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया हमारा क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद हम जो दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ेंगे मल्टीपल एलील। देखो हमने पढ़ा था जीन के एलील होते हैं, जैसे हाइट के लिए हमने बात करी थी, एक टी और एक टी, ये दो इसके जीन है, ये टी और ये टी ड्वार्फ के लिए जीन है, यही तो एलील है, यही तो पढ़ा ना, ये एलील है, ये भी एलील है, ये एलील है, ये भी एलील है, हमने यही तो पढ़ा था। तो अब मल्टीपल एलील क्या होगा, मल्टीपल एलील मीन्स मोर देन 2, है ना। तो सो फार वी हैव कंसिडर्ड जीन हैविंग ओनली 2 डिस्टिंक्ट एलील। अभी तक मेंडल के अकॉर्डिंग हम जितना भी पढ़ते आ रहे हैं हमने यही पढ़ा है कि जीन हमेशा पेयर में होते हैं और वो 2 होते हैं, है ना, यही तो पढ़ा है। अगर म्यूटेशन हो जाता है, if mutation occur in the same gene but in different direction in different individual, the population as a whole will have many different allele of that gene. Each allele may produce a different phenotype and various combination of alleles produce several genotypes and phenotypes in the population. तो अब ये multiple allele क्या है, multiple allele के characters क्या हैं। अब देखो multiple allele कि जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जब मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म आ जाते हैं किसी भी, व्हेन मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म एलील ऑफ अ जीन ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस, जैसे ये क्रोमोसोम है, एक लोकस ये है, एक लोकस ये, इसी लोकस में एक ही जीन के लिए 2 से ज्यादा एलील आ जाते हैं, मतलब 1 2 3 4 एलील आ गए और जीन है एक, हम एक ही की बात कर रहे हैं लेकिन उसके लिए 4 एलील आ गए, एक ही की बात कर रहे हैं लेकिन उसके लिए 3 एलील आ गए, तो इसे क्या बोल देते हैं, मल्टीपल एलील। इसका एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे, तो थोड़ा कैरेक्टर की एक बार बात कर लेते हैं। देयर आर मोर देन 2 एलील ऑफ द सेम जीन, सेम जीन में 2 से ज्यादा एलील होते हैं। ठीक है, और जितने भी मल्टीपल एलील होते हैं, ऑल मल्टीपल एलील ऑक्यूपाई द करस्पॉन्डिंग लोकाई ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि ये और दूसरी साइड से भी ये। और जो क्रोमोसोम और देखो मल्टीपल एलील कंफर्म करता है मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को भी। ठीक है, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इन अ पॉपुलेशन ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस ऑन अ क्रोमोसोम और इट्स होमोलॉग आर नोन एज मल्टीपल एलील। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, आई नो, तो हम करते हैं क्या, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं और एग्जाम्पल से मुझे पता है बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम बढ़ते हैं कहाँ, हमारे ब्लड ग्रुप की तरफ। कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हमने सुने हैं आज तक। ए बी एंड ओ। ठीक है, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं हमारे ब्लड में, ह्यूमन ब्लड की जब हम बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं, मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे हम समझें। तो देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ए बी एंड ओ। तो जो ये लेटर होते हैं ना, ए बी ओ जो हम बोल रहे हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस के बारे में बताते हैं। हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस है उनके बारे में ये बताते हैं, ए बी ओ जो ब्लड ग्रुप है वो। ठीक है, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। 11th क्लास में पढ़ा था ना हमने, इन्हें हम क्या बोल देते हैं, एंटीजन बोलते हैं, जो कि रेड ब्लड कॉर्पस के या आरबीसी के सरफेस में प्रेजेंट रहते हैं। आरबीसी के सरफेस में हमारी बॉडी में प्रेजेंट आरबीसी जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पस जो होते हैं, उनमें एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं। 4 अलग अलग टाइप के एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं, जो कि किसी की बॉडी में ए होता है, किसी की बॉडी में बी होता है, किसी की बॉडी में ए बी और किसी की बॉडी में ओ होते हैं। ठीक है, इतना तो आया ना समझ में। अब देखो पीपल, वो लोग जिनका ब्लड ग्रुप ए है वो ए एंटीजन को प्रोड्यूस करेंगे, जिनका ब्लड ग्रुप बी है वो बी एंटीजन को प्रोड्यूस करेंगे, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है वो ए बी एंटीजन को प्रोड्यूस करेंगे, और जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनका एंटीजन कुछ नहीं होता है, ओ को 0 भी माना जाता है। ठीक है, इनमें कोई एंटीजन नहीं होता है। तो जो ये 4 फिनोटाइप हैं हमारे, ए बी एंड ओ जो है, ये 3 डिफरेंट एलील में होते हैं। पता है आपको एलील कितने होने चाहिए थे, 2 होने चाहिए थे, क्योंकि बात तो किसकी कर, बात भले ही इसके ये टाइप है, लेकिन बात तो हम ब्लड की कर रहे हैं ना, एक जीन की कर रहे हैं जो कि ब्लड को बता रहे हैं। ये तो अलग अलग बॉडी में है ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में थोड़ी ना है। तो एक किसी की बॉडी में ए है, बी है, लेकिन जो ये 4 फिनोटाइप हैं, ये 3 डिफरेंट एलील्स प्रोड्यूस बाय 3 डिफरेंट एलील्स। वो डिफरेंट एलील क्या है, आई ए, इसको ध्यान देना। ठीक है, आई बी, आई ए बी। अब देखो आई ही ए के लिए कोड कर रहा है, आई ही बी के लिए कोड कर रहा है, आई ही ए बी के लिए भी कोड कर रहा है, और आई ही ओ के लिए भी कोड कर रहा है। ठीक है, तो ये इम्यूनोजीन होते हैं। ये एलील आई ए आई बी कोड करते हैं 2 अलग अलग, जबकि आई ए और आई बी अलग अलग एंजाइम के लिए कोड करते हैं, लेकिन जो एलील है वो क्या है, आई 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 आई। हुआ ना मल्टीपल एलील, इसी को क्या कहा जाता है, मल्टीपल एलील। तो these the allele IA and IB code for 2 different enzyme, each of which attached a different sugar to a protein on a surface of red blood corpus, forming a specific glycoprotein। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, जो एलील IA है वो प्रोड्यूस कर रहा है ग्लाइकोप्रोटीन ए को, IB प्रोड्यूस कर रहा है ग्लाइकोप्रोटीन बी को, और एलील I तो किसी के लिए कोड नहीं करता है, हमें पता है I0 या IO किसी के लिए कोड नहीं करता है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसने क्या किया, मल्टीपल एलील को शो किया, या मल्टीपल एलीली कैरेक्टर यहाँ पे को शो किया। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, 3 एलील यहाँ पे को आए जो कि सेम कैरेक्टर गवर्न कर रहे हैं। मतलब कि सेम कैरेक्टर कहने का मतलब कि ब्लड ग्रुप ही की तो बात कर रहे हैं ना, हम ब्लड की ही तो बात कर रहे हैं, लेकिन जीन क्या है, 3 है। ये 3 अलग अलग, ये ऐसे भी तो, कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे भी तो हो सकते थे, आई ए कॉमा बी कॉमा ए बी कॉमा ओ, ऐसा भी तो हो सकता था, एक ही तो कर सकता था इसको कोड, लेकिन नहीं, एक ही ने नहीं किया, इन्हीं ब्लड ग्रुप के लिए अलग अलग आ रहे हैं। आई ए जैसे ए बी है, वैसे ए बी ओ भी तो हो सकता था, नहीं हुआ ना, अलग अलग आए ना, तो मल्टीपल एलील, सबके लिए अलग अलग एलील आए, तो इसे क्या बोल दिया, मल्टीपल एलील। अब आया ना समझ में, आई थिंक अब तो आ ही गया होगा, क्योंकि ये आई ए के लिए अलग है, बी के लिए अलग है, ए बी के लिए अलग है, जबकि इनको ऐसा होना चाहिए था, अगर हम देखें तो इनको ऐसे होना चाहिए था, है ना, तो ऐसा नहीं है, ये है, तो इसे हमने क्या कह दिया, मल्टीपल एलील से हमने कह दिया। और ऐसे ही जो मल्टीपल एलील है, ड्रोसोफिला में 15 एलील होते हैं, आई कलर के लिए 15 एलील, और रैबिट में 4 एलील देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो और ह्यूमन बीइंग में 3 एलील, किसमें, ब्लड ग्रुप के लिए। ठीक है, ये देखने को हमें मिला। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं कोडोमिनेंस की तरफ। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और मल्टीपल एलील पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या,
को डोमिनेंस। को मीन्स जैसे को एजुकेशन होता है जहाँ पे मेल और फीमेल या बॉयज और गर्ल्स दोनों ही एक ही स्कूल में एक ही कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो उसे को एजुकेशन कह दिया जाता है। तो ऐसे ही एक को डोमिनेंस फिनोमिना होता है जहाँ पे दो एलील जो कि एक साथ प्रेजेंट है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में, वो एक्सप्रेस करते हैं अपने ट्रेट को इंडिविजुअली। ठीक है, मतलब कि इनका जो रिलेशनशिप होता है डोमिनेंट एलील या रेसेसिव एलील का ना होके बिल्कुल को डोमिनेंस होते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं को डोमिनेंस की बात करते हैं। तो इट इज द फिनोमिना इन विच टू एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली। दोनों के दोनों एलील खुद को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली व्हेन प्रेजेंट टुगेदर इन एन ऑर्गेनिज्म। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक साथ वो प्रेजेंट है तो कोई भी किसी के इफेक्ट को नहीं छुपाता है। ठीक है, वो दोनों ही अपना अपना इफेक्ट शो करते हैं, ना ही उसमें से कोई एक दूसरे कैरेक्टर को दबा सकता है ना ही उसको रेसेसिव कर पाता है। ठीक है, तो वो दोनों ही खुद को शो करते हैं, दोनों ही खुद को शो करने की कैपेबिलिटी रखते हैं अगर साथ में वो प्रेजेंट है। या इन इट इज अ फिनोमिना इन विच ऑफस्प्रिंग शोज रिसेम्बलेंस टू बोथ द पेरेंट्स। दोनों ही पेरेंट्स की तरह रिसेम्बलेंस शो करता है, ये भी हम कह सकते हैं। अब पता है इसका एग्जाम्पल भी हमारे ब्लड ग्रुप में ही है और ये को डोमिनेंस फिनोमिना तो आप 10th में भी पढ़ के आ चुके हो और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमने देखा कि को डोमिनेंस में क्या हो रहा है। देखो अब हमारा ठीक है, हमारी बॉडी में ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, यानी कि ए बी एंड ओ चार टाइप का ब्लड ग्रुप हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अभी हमने पढ़ा जो कि एक जीन के थ्रू कंट्रोल होता है, आई नाम की जीन होती है जो इनको IA, IB, IAB एंड IO करके क्या करती है, इन्हें कोड करती है। ABO ब्लड ग्रुप कंट्रोल करता है एक जीन आई के थ्रू। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है रेड ब्लड सेल की, उसके पास क्या होते हैं, शुगर पॉलीमर होते हैं इसकी सरफेस में। ठीक है, जो कि जीन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, जो शुगर के पॉलीमर होते हैं इनका काम है कि जो जीन है उसे आप कंट्रोल कीजिए। अब जो जीन है, अब ठीक है इसके तो 3 एलील है, मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल में भी हमने इसको देखा। अब मल्टीपल एलील का जो एग्जाम्पल था वो अलग था। ठीक है, मल्टीपल एलील में हमने एलील्स की बात करी थी, आई की बात करी थी। यहाँ पे हम बात करेंगे किसी और चीज की, को डोमिनेंस की हम यहाँ पे बात करेंगे। अब देखिए डोमिनेंट का मीनिंग तो आपको पता है ना, वहीं से आपको समझ में आएगा। डोमिनेंट का मीनिंग है कि अगर एक ज्यादा पावरफुल है तो वो दूसरे के एक्सप्रेशन को छुपा देगा। जैसे टॉल हाइट और शॉर्ट हाइट का क्रॉस कराते हैं तो हमें फर्स्ट जनरेशन में क्या मिलता है, टॉल हाइट वाला प्लांट मिलता है। इसका मतलब कि टॉल हाइट वाले ने शॉर्ट हाइट वाले को शो नहीं होने दिया, है ना। दूसरा ऐसे ही अब बहुत सारी जगह में आप क्या पढ़ोगे ना, इससे पहले चलिए मैं आपको एक टेबल बना के, हमारे ब्लड ग्रुप की एक टेबल बना के मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो एलील फ्रॉम पेरेंट 1 फ्रॉम पेरेंट 2 जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। आपको इससे समझ में आ जाएगा कि अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप ये है तो बच्चे का क्या होगा। ब्लड टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, चलिए देखते हैं। पहले ये समझते हैं, उसके बाद मैं आपको कोडोमिनेंस समझाती हूँ। ठीक है, अगर एक पेरेंट, दो पेरेंट के बीच में हमने क्रॉस कराया, एक मेल पेरेंट है एक फीमेल पेरेंट है। अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप IA है, मतलब कि A ब्लड ग्रुप उनका है, और दूसरे पेरेंट का भी ब्लड ग्रुप A है, तो उस समय जो फिनोटाइप, जो जीनोटाइप बनेगा ऑफस्प्रिंग में वो क्या बनेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, यही तो बनेगा ना, IA ही बनेगा। और ना ही डोमिनेंस का कोई चक्कर है, ना ही रेसेसिव का है, दोनों A है, तो इसका मतलब ऑफस्प्रिंग भी ब्लड ग्रुप A वाला ही होगा, है ना। अब बताइए इसके अलावा कुछ हो सकता है तो बताओ, आज तक हमने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है ना। अब दूसरा एक कंडीशन ये हो सकती है कि एक पेरेंट IA वाला है, A ब्लड ग्रुप वाला है, दूसरा पेरेंट का ब्लड ग्रुप B है। अब जीनोटाइप हमारे क्या क्या बन सकते हैं, फिर पॉसिबिलिटी है या तो A बनेगा या B बनेगा, है ना, या A डोमिनेंट होगा या, और जबकि A हमेशा डोमिनेंट होता है, B भी हमेशा डोमिनेंट होता है, और O कभी भी डोमिनेंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन पता है यहाँ पे को क्या बनता है, ब्लड ग्रुप AB, इसको ध्यान देना। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करूंगी कैसे। दूसरा, एक ब्लड ग्रुप है IA और एक ब्लड ग्रुप है I, या इसे IO भी हम इसे बोलते हैं। तो जीनोटाइप तो क्या बनेगा, IA एंड IO,
है ना। और ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, क्योंकि ओ रेसेसिव होता है और ए डोमिनेंट होता है, तो हमेशा जो ब्लड ग्रुप है आई ए होगा, यानी कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा ए होगा, ठीक है। दूसरा एक ब्लड ग्रुप है आई बी एक पेरेंट का, और दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप है आई ए, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, जीनोटाइप आई ए आई बी, ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए बी। नेक्स्ट, एक पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, दूसरा पेरेंट है उसका ब्लड ग्रुप बी है, जीनोटाइप बन गया बी बी, और ब्लड ग्रुप बन गया बी, ठीक है। अब यहाँ पे उसको हम खाली ये दिखा दें। एक पेरेंट है बी ब्लड ग्रुप वाला, दूसरा पेरेंट है ओ ब्लड ग्रुप वाला, आई बी और आई ओ बना, लेकिन बी हमें पता है डोमिनेंट होता है, तो ये क्या बना देगा, ब्लड ग्रुप बी। एक पेरेंट है ब्लड ग्रुप ओ वाला, दूसरा पेरेंट है ब्लड ग्रुप ओ वाला, तो कोई कंडीशन ही नहीं है, आईओ आईओ और ब्लड ग्रुप बन गया ओ। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग क्या देखने को आ रहा है कि हमने देखा कि जहां जहां ए है ए आया, जहां जहां ए के साथ ओ है ए ही ब्लड ग्रुप बना, जहां जहां बी के साथ ओ है बी ब्लड ग्रुप बना। मतलब कि एक चीज यहां से क्लियर हो गई है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप क्या है हमारा, ए बी ओ, नॉर्मली ए बी ओ कहा जाता है क्योंकि ये ए बी होता है, या ए बी ओ कह दो, ठीक है। इसमें ये क्लियर हो गया कि ए भी डोमिनेंट होता है, बी भी डोमिनेंट होता है, लेकिन जो ओ होता है वो क्या होता है, रेसेसिव होता है, ठीक है। ओ कभी भी डोमिनेंट नहीं होता है। मींस कि अगर आप क्रॉस कराएंगे एक ऐसे पेरेंट का जिसका ब्लड ग्रुप ए है और एक ऐसे पेरेंट का जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो उनका जो बच्चा होगा मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें क्या होगा, जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए ही होगा। फर्स्ट जनरेशन में तो ऑलमोस्ट यही होने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट जनरेशन में फिर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर हो सकता है कि ओ वाले भी और ए वाले भी कुछ इस तरीके से हों, तो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरी, अगर हम बी के साथ, दूसरा कंडीशन भी यही है तो बी ही होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज हमें यहाँ देखने को मिली कि जब ए भी डोमिनेंट है बी भी डोमिनेंट है, तो जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो ये ए बी बन गया, है ना। मतलब कि जब इन दोनों का एक साथ क्रॉस कराते हैं तो ना ही ये इस पे डोमिनेंट हो पाता है, ना ही इस पे ये डोमिनेंट हो सकता है। तो क्या हो गया ना को डोमिनेंट, दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्रेस होने दे रहे हैं। तो यही है हमारा क्या, को डोमिनेंस, यानी कि इट इज द फिनोमिना इन विच टू एलील्स आई ए एंड आई बी एक्सप्रेस देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली, दोनों ही एक दूसरे को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होने दे रहे हैं, दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो इसे हमने क्या बोल दिया, कोडोमिनेंट। और कब एक्सप्रेस होने दे रहे हैं दोनों एक दूसरे को, जब दोनों एक साथ प्रेजेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो ये फिनोमिना हमारा क्या हो गया, कोडोमिनेंस का फिनोमिना। तो यहीं पे यही चीज यहाँ पे बताई गई थी कि यहाँ पे जब भी किसी भी ह्यूमन में हर एक पर्सन के पास दो एलील तो होते ही हैं इन तीनों में से, मतलब कि जैसे आई जीन आई ए आई बी या आई ए आई ओ ऐसे तो होगा ही होगा, एक्सप्रेशन तो होंगे ही होंगे ना। तो जब भी ए और बी साथ में होंगे वो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कोडोमिनेंस को शो करते हैं, कोडोमिनेंस का फिनोमिना वो शो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही देयरफॉर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके पास ए और बी टाइप की शुगर होती है, जहां पे 3 डिफरेंट टाइप के एलील होते हैं, और देयर कैन बी 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ये 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तो मैंने 7 दिखा दिए। तो मेनली ये इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन उनके साथ हमारे हो सकते हैं। तो जो टोटल 6 जीनोटाइप होते हैं ह्यूमन में ए बी ओ ब्लड ग्रुप टाइप में, ये हमारे जो ये टेबल है इसमें हमें दिखाया गया है कि कैसे कोडोमिनेंस इसने शो किया, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म की हमने बात करी, या हमने कहा कि पोस्ट मेंडेलियम या जेनेटिक प्रिंसिपल डिस्कवर्ड आफ्टर मेंडल के बाद जो जेनेटिक प्रिंसिपल डिस्कवर हुए थे उनकी हमने बात करी, जिसमें हमने
जीन इंटरेक्शन की बात करी। जीन इंटरेक्शन में हमने कहा कि जो मॉडिफिकेशन आ जाता है जीन के आपस में इंटरेक्ट होने की वजह से उनके नॉर्मल फिनोटाइप में जो चेंजेस आ जाते हैं उसे जीन इंटरेक्शन कहा जाता है। और ये जीन इंटरेक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं, और ये दो टाइप के जीन इंटरेक्शन इंट्राजीनिक और इंटर एलिलिक कहा जाता है। दूसरा होता है इंटरजीनिक और नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, हमने इसे कहा। तो जो इंटरजीनिक या इंटर एलिलिक जीन इंटरेक्शन था उसमें हमने कहा कि जो दो एलील हैं, सेम जीन में प्रेजेंट जो दो एलील हैं वो एक अलग, वो जब इंटरेक्ट होते हैं आपस में उनका इंटरेक्शन एक अलग टाइप का फिनोटाइप प्रोड्यूस करता है नॉर्मल डोमिनेंट रेसेसिव फिनोटाइप में, जो कि कॉमन इंट्राजेनिक इंटरेक्शन से अलग होता है। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल हमने क्या क्या पढ़ने थे? इसके एग्जाम्पल हमने पढ़ने थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील के बारे में हमने इसमें पढ़ना था। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया किससे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस से हमने इसे स्टार्ट किया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने कहा कि जब भी किसी भी दो चीज़ों का हम क्रॉस करा रहे हैं या दो ऑर्गेनिज्म का या दो प्लांट्स का अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं, ऐसा लग रहा है कि मिक्स हो जा रहे हैं, इस वजह से इसे ब्लेंडेड इनहेरिटेंस भी हमने कह दिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने इसमें लिया 4 o'clock प्लांट का, जिसे मेराबिलिसिस जलापा भी कहा जाता है। तो इसमें दो नॉर्मली वैरायटी होती है, एक रेड कलर की वैरायटी और दूसरी व्हाइट कलर की वैरायटी। तो जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया तो ये देखा गया कि मेंडल के अकॉर्डिंग अगर क्रॉस कराते तो मेंडल के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आता वो हमारा रेड कलर के फ्लावर आते फर्स्ट जनरेशन में, क्योंकि रेड डोमिनेंट होता है ओवर व्हाइट। ठीक है, तो रेड कलर के फ्लावर आते, लेकिन यहाँ पे उसका उलट रिजल्ट आ गया, ना ही रेड आ पाया ना ही व्हाइट आया। फर्स्ट जनरेशन में जो रिजल्ट आया वो क्या है? पिंक कलर के फ्लावर, जो कि किसी ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि चल रहा था मेंडल के अकॉर्डिंग सब कुछ। लेकिन अभी यहाँ पे को ये जो 4 o'clock प्लांट था इसने सब कुछ बदल दिया। इसने यहाँ पे को पूरी की पूरी डिफाइन चेंज कर दी, जहाँ से पता चला कि नहीं, F1 जनरेशन में कुछ और कैरेक्टर भी आ सकता है, इंटरमीडिएट के अलावा भी कोई कैरेक्टर इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां से इसने कौन सा कलर शो कर दिया? पिंक कलर शो कर दिया। लेकिन सेकंड जनरेशन में फिर इसने रीअपेयर कर दिए अपने ही पेरेंट के कैरेक्टर, जिससे ये पता चला कि टोटली मिक्स तो कैरेक्टर नहीं हुए थे। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये कि डोमिनेंट नहीं हो पाया, क्योंकि अगर पिंक बना है तो रेड ना ही व्हाइट को छुपा पाया, तो इसे रेड बनना चाहिए था। अगर रेड बनता तो व्हाइट को छुपा देता, इससे ये पता चलता कि रेड डोमिनेंट हो गया, रेड बना नहीं। व्हाइट बनता तो पता चलता कि इसने रेड के इफेक्ट को छुपा दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ना रेड खुद को शो कर पाया ना व्हाइट खुद को शो कर पाया। तो इसमें क्या हो गए? दोनों के कैरेक्टर थोड़े से ब्लैंड हो गए, जिस वजह से पिंक कलर शो हुआ। फिर इनका क्रॉस कराया नेक्स्ट जनरेशन में, ये व्हाइट पिंक, पिंक और रेड, यानी कि 1:2:1 के साथ रीअपेयर हुए, जिसमें कि जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही सिमिलर देखने को मिला। फिर ऐसे ही दूसरा एक फाउल था एंड्रालूसियन, उसमें भी ये देखने को मिला। इनकी भी दो, नॉर्मली 3 वैरायटी होती है ब्लू के साथ। तो ब्लैक और व्हाइट के बीच में क्रॉस जब कराया तो बना कैसा? ब्लू। ब्लू कैसे बना? वो ब्लैक और व्हाइट के बीच में क्रॉस होने की वजह से ब्लू बना। ठीक है, और नेक्स्ट जनरेशन में जब कराया तो 1:2:1 के साथ कैरेक्टर इसमें देखने को मिले। ठीक है, ये तो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहाँ पे कोई भी कैरेक्टर, कोई भी जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो वहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से इनके बीच में हुए क्रॉस को दिखाया था। उसके बाद दूसरा फिनोमिना हमने पढ़ा मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील में हमने कहा कि एक ही एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, मीन्स कि एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग एलील का यूज होना। जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप, हमारा ब्लड ग्रुप क्या है? ABO ब्लड ग्रुप है, तो हम IABO करके भी तो दिखा सकते थे ना, इसे IABO दिखा देते तो कंप्लीट हो जाता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। A के लिए अलग एलील आया, B के लिए अलग एलील आया, AB के लिए अलग एलील आया, I के लिए, O के लिए अलग एलील आया। तो हो गया ना मल्टीपल एलील। जहाँ पे एक ही एलील से हो जाता था, जहाँ पे सिर्फ T से ही हो जाता था टॉल के लिए, वहां पे T के लिए 1T 2T 3T कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये हमारा कौन सा फिनोमिना हुआ? मल्टीपल एलील का, जो कि हमें हमारे ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल पढ़ने के बाद समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद थर्ड, जो इंट्राजेनिक में या इंटर एलिलिक जीन इंटरेक्शन में जो थर्ड टाइप का फिनोमिना हमने पढ़ा, थर्ड टाइप का जो प्रोसेस हमने पढ़ी, वो हमने पढ़ी कोडोमिनेंस।
कोडोमिनेंस एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे हमें पता चला कि कुछ इस तरीके का एक एक्सप्रेशन जहाँ पे को दो डोमिनेंट एलील आपस में मिलके खुद को इंडिपेंडेंटली शो कर रहे हैं, अगर वो एक साथ प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म में, मीन्स कि ऐसे एलील्स या एक ऐसा फिनोमिना जहाँ पे दो एलील खुद को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर वो कहीं पे एक साथ प्रेजेंट हैं, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट है, तो खुद को दोनों ही 50-50% या 100-100% दोनों खुद को शो कर रहे हैं, इसे कोडोमिनेंस कहा गया। इसका एग्जाम्पल भी हमने अपने ब्लड ग्रुप में देखा, ABO ब्लड ग्रुप में देखा। हमने कहा कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक जीन होती है, उस जीन को आई कहा जाता है, और इसमें प्रेजेंट रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे रेड ब्लड सेल में, और इसके पास एक शुगर प्रेजेंट रहता है, शुगर पॉलीमर प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या करता है, इसके सरफेस से जितने टाइप की ये जीन को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब जो ये जीन होती है, इसके पास नॉर्मली 3 एलील होते हैं, IA, IB एंड I या IO से कहा जाता है। तो IA और IB दोनों ही जब प्रोड्यूस होते हैं ना, तो स्लाइटली डिफरेंट, एक दूसरे से अलग होते हैं। ये IA और IB एक दूसरे से अलग होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, IA और IB के साथ ये RA होते हैं, ठीक है। लेकिन कोडोमिनेंस में होता क्या है, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो ये ब्लड ग्रुप हैं IA, IB और O जो ब्लड ग्रुप हैं, ये तीनों ही अलग अलग हैं। IA डोमिनेंट है ओवर IO, IB डोमिनेंट है ओवर IB, मीन्स कि A और B दोनों ही डोमिनेंट हैं अगर किसी और के साथ आते हैं, जो कि हमने इस टेबल में भी पढ़ा। A ही बनाया AB के साथ, A और O के साथ उसने A बनाया ब्लड ग्रुप, B और O के साथ उसने B बनाया, क्योंकि A और B डोमिनेंट है। लेकिन जब ये दोनों ही डोमिनेंट एक साथ आ गए, तो इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने दोनों के ही कैरेक्टर शो कर दिए। ब्लड ग्रुप A का भी कैरेक्टर शो किया, ब्लड ग्रुप B का भी उन्होंने कैरेक्टर शो किया। तो ये हो गया हमारा कोडोमिनेंस, जहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर मिलके दोनों को ही इंडिपेंडेंटली शो होने दे रहे हैं, तो उसे हमने कोडोमिनेंस बोल दिया, ठीक है। तो ये था आज के हमारे टॉपिक, जहाँ पे हमने जीन इंटरेक्शन की बात करी, इंट्राजेनिक एक्सप्रेशन की हमने बात कर ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इंटरजीनिक और नॉन एनिलिक कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे, इंटरेक्शन की हम बात करेंगे, जहां पे हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, पॉलीजीनिक, एपिस्टेटिस, पैलियोट्रॉपी और लीथल जीन के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, और जहाँ पे नहीं आ रहा है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हैव ए नाइस डे।